गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, हिस्ट्री का चैप्टर। एंड इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रीवियस वीडियो पार्ट फोर ऑफ दिस चैप्टर। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द रिकवरी फ्रॉम द वॉर और द पोस्ट वॉर रिकवरी। पिछले वीडियो में हमने यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज में किस तरह से रिकवरी की गई आफ्टर द वॉर, ये डिस्कस किया। इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। 4A पार्ट इज 4A। व्हाट इज द मास प्रोडक्शन? मास प्रोडक्शन का मतलब होता है अर्लियर द थिंग्स वर प्रोड्यूस्ड विद द हैंड लेबर, और एक एक दो सामान इस तरह से बनता था और बड़े प्रोपोर्शन में एक जगह पे लोग इकट्ठा होके फिर सामान को बनाने लगे। आफ्टर दैट द मशीन्स वर सेटअप एंड इन द मशीन्स द इंडस्ट्रियल वर्क वाज स्टार्टेड। इसके बाद ही 19th सेंचुरी में मास प्रोडक्शन की शुरुआत होती है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मास प्रोडक्शन मतलब एक जैसी चीजें बहुत बड़े प्रोडक्शन प्रोपोर्शन में बनाना। One kind of products or similar kinds of products are produced at same time is known as mass production. एक जैसे न्यूज़पेपर छपते हैं, मास प्रोडक्शन होता है। मैगजीन छपती हैं, मास प्रोडक्शन होता है। एक जैसी कारें बन रही हैं, सेम टू सेम कंपनी की उसी तरह की सारी कारें एक जैसी होती हैं, मास प्रोडक्शन है, राइट। सो दिस इज नोन एज मास प्रोडक्शन। जैसे आपकी एसएसटी की बुक है, हिस्ट्री की बुक है, तो ये बुक जो है आप कहीं भी खरीदेंगे, सेम काइंड ऑफ बुक इज देयर। तो इतनी सारी किताबें कैसे छपी? विद द हेल्प ऑफ मास प्रोडक्शन। इसी को हम मास प्रोडक्शन कहते हैं। कंजप्शन मतलब उसका कितना यूज हुआ। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मास प्रोडक्शन और उसका इंपैक्ट, यानी कि कंजप्शन कितना हुआ, और कंजप्शन कम हुआ या ज्यादा हुआ तो उनका इंपैक्ट भी क्या हुआ, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट mass production in the US. As I told you that mass production was started in the 19th century, 19th century, especially in the US. शुरू तो 19th सेंचुरी में ही हो गया था, एक जैसे प्रोडक्ट्स बड़े प्रोपोर्शन में बनाना, लेकिन इसका एक्सपेंशन और बड़े लेवल पे जो मास प्रोडक्शन था वो 20th सेंचुरी में देखने को मिला। 20th सेंचुरी स्पेशली इन 1920s. So we'll discuss about the decade of 1920s. 1911 से लेके 1920 तक के जो 10 साल होते हैं उसको हम 1920s बोलते हैं। This is the decade of 1920. So mass production in the US was started and boomed in the 20th century. हम ये कह सकते हैं कि this is the main feature of the US economy of the 20th century. यानी कि 20वीं सदी की मेन फीचर या मेन कैरेक्टरिस्टिक होगी यूएस इकोनॉमी की, क्या? मास प्रोडक्शन। यानी कि यूएस के अंदर चीजें मास प्रोपोर्शन में बनने लगी, जिससे हम मास प्रोडक्शन कहते हैं। इसी तरह का एक प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ यूएस में, दैट इज मास प्रोडक्शन ऑफ द कार्स। क्लियर? और कार्स का मास प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाला वन ऑफ द पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन इन द यूएस वाज हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड। आजकल आपने नाम सुना होगा फोर्ड मोटर्स का, राइट? फोर्ड कंपनी की कारें आती हैं, तो ये कारें कहां की हैं? यूएस की हैं, और इनकी शुरुआत जो है वो हेनरी फोर्ड ने की थी, बिकॉज दिस इज द कंपनी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हेनरी फोर्ड इन 1920s. तो हेनरी फोर्ड ने क्या किया? सबसे पहले कारें बनाने के लिए, मास प्रोडक्शन करने के लिए उन्होंने एक मेथड अडॉप्ट किया। क्या मेथड अडॉप्ट किया? जिस मेथड को हम कहते हैं असेंबली लाइन। दिस इज द मेथड, असेंबली लाइन। और ये जो मेथड है उन्होंने कहां से लिया? दिस मेथड वाज टेकन फ्रॉम शिकागो स्लोदर हाउस। शिकागो स्लोदर हाउस, ये शिकागो स्लोदर हाउस क्या था? जहां पे एनिमल्स को काटा जाता था। तो एक तरह की कन्वेयर बेल्ट होती थी, जैसे जो स्लोदर हाउस था उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल ये बेल्ट लगा दी, कन्वेयर बेल्ट है, यहां पे एनिमल्स को काटा जा रहा है, उसके बाद एक पार्ट उसका, यहां पे कोई वर्कर खड़ा है वो उठा रहा है, बुचर खड़ा है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे कोई दूसरा पार्ट ये उठा रहा है। इस तरह से बेल्ट चलती रहेगी, राइट? द बेल्ट विल बी कंटिन्यूअसली इन मूविंग पोजीशन।
और वर्कर जो है वो उसके अकॉर्डिंग अपना काम करते रहेंगे। तो कन्वेयर बेल्ट या असेंबली लाइन जो एक तरह से मेथड था, इससे क्या हुआ, मास प्रोडक्शन को हेल्प मिली। हेनरी फोर्ड ने अपने कार प्लांट में जो उसने लगाया डेट्रॉइट यूएस में है ये, यहां पे उन्होंने कार प्लांट लगाया और यहां पे असेंबली लाइन मेथड को अडॉप्ट किया। यानी कि कारें बनाने के लिए अब किसी पार्ट को स्पेशली कन्वेयर बेल्ट के थ्रू पार्ट को पहुंचाया जाता था, उसको सेटअप किया जाता था इसी टाइप से। तो वर्कर्स जो है वो कन्वेयर बेल्ट्स के अकॉर्डिंग काम करते थे, बट इट वाज डिफिकल्ट फॉर द वर्कर्स। क्यों? बिकॉज दे ऑलवेज हैड टू बी वेरी अलर्ट कि कन्वेयर बेल्ट से कोई सामान अगर वो उनका 1% थोड़ा सा ध्यान हट जाता तो कन्वेयर बेल्ट आगे निकल जाती, इस तरह से मूव करते करते पार्ट आगे निकल जाता। तो इससे क्या हुआ, वर्कर्स को काफी मुश्किल हुई और इस डिफिकल्टी की वजह से वर्कर्स जो है वो कंपनी को छोड़ छोड़ के जाने लगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एक प्रॉब्लम आ गई मास प्रोडक्शन में कि जो असेंबली लाइन प्रोजेक्ट था उसमें वर्कर्स को बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता था। और हालांकि कार्स का प्रोडक्शन बढ़ा और ये काफी सक्सेसफुल भी रहा, लेकिन अब प्रॉब्लम्स क्या आने स्टार्ट हो गई इसमें। प्रॉब्लम्स ये आई कि वर्कर्स बड़े दुखी हो गए और उन्होंने प्लांट को छोड़ना स्टार्ट कर दिया, डेट्रॉइट प्लांट को। इससे निपटने के लिए क्या करना पड़ा, हेनरी फोर्ड ने क्या किया, उसने वेजेस डबल कर दिए। अगर हम जनवरी 1914 का अगर एक डेटा देखें, जनवरी 1914 का, तो उसने $5, राइट, $5 जो है, $5 एक दिन की सैलरी कर दी मजदूरों की। इसका मतलब ये तकरीबन $2.5 से $2 हुआ करता था पहले, लेकिन अचानक उन्होंने क्या किया, हेनरी फोर्ड ने वर्कर्स की सैलरी बढ़ा दी, उनका एक दिन का जो वेज है वो लगभग डबल कर दिया। लेकिन साथ में उसने जो प्लांट के अंदर या इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स के लिए यूनियन बनाने में बैन लगा दिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से दोनों चीजें, मतलब एक रिलैक्सेशन, मतलब उसने वेजेस बढ़ा दिए, तो इंक्रीजिंग वेजेस अट्रैक्टेड द वर्कर्स टू वर्क इन द डेट्रॉइट कार प्लांट, लेकिन साथ में उनकी यूनियन बैन कर दी। इसका मतलब वो किसी तरह का अपोज नहीं कर सकते थे। सो इन दिस वे ही इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द कार्स इन द यूएस। अगर हम एक डेटा और उठा के देखें तो 1919 और 1929 ये 20 साल का हम डेटा अगर देखें तो इसमें 2 गुना से भी ज्यादा, मोर देन डबल, 2 मिलियन कार्स यूज्ड टू बी प्रोड्यूस्ड इन 1919। पूरे यूएस के अंदर 1919 में 2 मिलियन कार्स वर प्रोड्यूस्ड और 1929 तक आते आते ये डेटा हो गया 5 मिलियन कार्स। इसके अलावा और भी फायदे हुए, सम पॉजिटिव इंपैक्ट्स वर देयर। एक तो कार का प्रोडक्शन बढ़ गया, साथ में वर्कर्स के वेजेस बढ़ गए, सैलरी बढ़ गई और वर्कर्स को ज्यादा काम मिलने लगा। इसके साथ साथ लोगों के पास बहुत ज्यादा चॉइसेस हो गए और इजीली उनको प्रोडक्ट्स जो है मिलने लगे। एंड ड्यू टू इंक्रीजिंग इन द प्रोडक्ट्स, ये सिर्फ कार में नहीं हुआ और दूसरी बहुत सारी चीजों में मास प्रोडक्शन हुआ, तो इस वजह से उनको बहुत ही सस्ते दामों पे, मींस दे यूज्ड टू गेट द प्रोडक्ट्स इन वेरी लेस प्राइसेस। तो ये कॉमन पीपल के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल हुआ और यूएस इकोनॉमी में इसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यूएस बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ दीज काइंड्स ऑफ मास प्रोड्यूस्ड थिंग्स, राइट, इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। तो इस तरह से कार प्रोडक्शन हुआ और यूएस बिकेम द लार्जेस्ट ओवरसीज लेंडर, एक तरह से, क्योंकि यूएस इकोनॉमी को बड़ा फायदा हुआ और इससे यूरोप के साथ साथ में भी दूसरे कंट्रीज के अंदर सेम जो मेथड था उसको अडॉप्ट किया गया। द मेथड ऑफ असेंबली लाइन, द मेथड ऑफ मास प्रोडक्शन was adopted in other countries of the Europe, right, copied from the US, यानी कि जैसा यूएस ने किया उसी तरह का यूरोप में दूसरी कंट्रीज ने करना स्टार्ट कर दिया। और इस तरह से यूएस जो एक लोन प्रोवाइडर बन चुका था और बहुत सारे प्रोडक्ट्स का जो है एक्सपोर्टर बन चुका था, इस तरह से यूएस। द ग्रेट डिप्रेशन, नेक्स्ट टॉपिक, ग्रेट डिप्रेशन। Mainly Great Depression was the period in the world of economic crisis. Great Depression कौन से पीरियड को कहते हैं, एक ऐसा पीरियड आया पूरी दुनिया में जिसको हम इकोनॉमिक क्राइसिस के नाम से जानते हैं और जिसमें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वर बैडली सफर्ड एंड अफेक्टेड ड्यू टू द ग्रेट डिप्रेशन। यानी कि डिफरेंट कंट्रीज की जो इकोनॉमीज थी
राइट। इकोनॉमिक सिस्टम्स थे वो पूरी तरह से क्रैश हो गए, बर्बाद हो गए और डिस्ट्रॉय हो गए। इसी को हम ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं। जब जो प्रोडक्शन था, तो प्रोडक्शन करने वाले लोग अब प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनका पहले से प्रोडक्शन किया हुआ सामान उसमें वो लॉस में आ गए क्योंकि वो बिक नहीं रहा था। और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी प्रोपोर्शन में फैल गया, भूखमरी फैल गई, लोग भूखे मरने लगे। ऐसी कंडीशन बहुत सारी कंट्रीज में आ गई थी और स्पेशली द इम्पैक्ट वाज ऑन अवर एग्रीकल्चरल फील्ड्स और एग्रीकल्चरल रीजन्स, राइट, एंड द कम्युनिटीज बिलोंगिंग टू द एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्रेट डिप्रेशन जो है वो कौन से पीरियड में आया। स्पेशली इट वाज एक्सपीरियंस्ड फ्रॉम 1929 टू 1932। दिस वाज द मेजर पीरियड। बट और क्योंकि पूरी दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन एक साथ नहीं आया और कंट्रीज टू कंट्रीज डिफर द बिगिनिंग टाइम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, तो इसलिए खत्म होने का भी एक साथ टाइम नहीं था। तो कई कंट्रीज के अंदर ये 1930s के मिड तक चला और जनरली इसकी जो हम एंडिंग मानते हैं दैट इज 1935। तो 1929 से 1935 आप इसको कह सकते हैं दिस वाज द पीरियड ऑफ ग्रेट डिप्रेशन इन द वर्ल्ड। अब देखते हैं कि ये क्यों आया, कॉजेस क्या थे इसके। बिफोर अ शॉर्ट वाइल we have discussed about the US that it became the largest lender, overseas lender in the world by 1923. By 1923, 1923 तक जो है the US became the largest overseas lender in the world, यानी कि ये प्रोडक्शन में काफी ज्यादा क्या हो गया था, सफिशिएंट हो गया था, सेल्फ सफिशिएंट हो गया था और दूसरी कंट्रीज को भी मास प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये एक्सपोर्ट करता था। और ये अगले 6 साल तक होता रहा, यूएस में मास प्रोडक्शन होता रहा और जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ इसने लोन भी प्रोवाइड किया, ठीक है, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज को, साथ में दुनिया की दूसरी कंट्रीज को इट प्रोवाइडेड द लोन। तो दो चीजें आप याद रखेंगे, 1923 तक आते आते यूएस जो है वो क्या बन गया, ओवरसीज लैंडर, दुनिया का सबसे बड़ा ओवरसीज लैंडर बन गया। इसने लोन प्रोवाइड किए, साथ में यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ, मास प्रोडक्शन, जिसको हम कहते हैं मास प्रोडक्शन। अब आते हैं कि ऐसा क्या हो गया दुनिया में जब प्रोडक्शन इतनी अच्छे से हो रहा था और यूएस जो है इतना बड़ा लैंडर बन गया था कि यूरोपियन कंट्रीज को भी हेल्प मिल पा रही थी, तो फिर अचानक क्या हो गया कि ग्रेट डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि सबसे पहला रीजन था एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन। एक होता है प्रोडक्शन जितना होता है तो उसी के अकॉर्डिंग यू हैव टू कंज्यूम द प्रोडक्ट्स, क्लियर। तो एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जितनी जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा प्रोडक्शन एग्रीकल्चरल फील्ड में हुआ। फॉर एग्जांपल यूएस में इतना वीट उगाया गया, इतना गेहूं उगाया गया कि वो स्टॉक्स में पड़ा हुआ सड़ गया, बट नोबडी वाज देयर टू परचेज दैट। क्यों? क्योंकि एक तो वॉर के बाद में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में दो परचेजिंग कैपेसिटीज ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज वाज गोइंग डाउन एंड स्लो डाउन। तो इसलिए परचेजिंग कैपेसिटी जब लोगों की नहीं थी तो वो इतना ज्यादा जो है खरीद नहीं पाए, प्रोडक्शन जो भी प्रोड्यूस हुआ उसको खरीद नहीं पाए, तो कंजप्शन जो है वो कम हो गया। तो एक आप ये रीजन अलग से भी बना सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन जो है वो ग्रेट डिप्रेशन का कारण इसलिए बना क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज में, स्पेशली यूएस में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत बड़ी प्रोपोर्शन में हुआ, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, लेकिन उसको उसी रेशो में उसको कंज्यूम नहीं किया गया क्योंकि वो बिका नहीं, उसको खरीदने वाले लोग मिले नहीं और कंट्रीज ने उसको खरीदना बहुत ही कम कर दिया था, इसलिए वो प्रोडक्शन खराब चला गया। लेकिन जो प्रोडक्शन के लिए जो कॉस्ट लग गया था वो सारा ब्लॉक हो गया और इस तरह से किसान बर्बाद हो गए। गेटिंग माय पॉइंट? तो एग्रीकल्चर फील्ड जो बर्बाद हो गई तो इसलिए ग्रेट डिप्रेशन आना था, और क्योंकि इकोनॉमिक जो सिस्टम है वो ज्यादातर कंट्रीज का एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता था। अब इसके बाद आते हैं दूसरा, द विड्रॉल ऑफ द यूएस लोन। ये दूसरा रीजन था जब यूएस ने लोन, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन की वजह से यूएस की इकोनॉमी के ऊपर क्या आ गया, एक खतरा आ गया था, और इसलिए यूएस ने क्या किया, जिन कंट्रीज को लोन दे रखा था उन कंट्रीज से लोन वापस मांगना शुरू कर दिया। और जब किसी से लोन आप वापस मांगते हैं तो उसको क्या करना पड़ता है, अपने बजट को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन ऑलरेडी कंट्रीज का जो बजट था वो खराब था, तो इसलिए दे कुड नॉट पे द लोन, एंड इफ दे पेड देयर इकोनॉमीज वर कंप्लीटली क्लैश्ड, राइट। उनका पूरी तरह से जो है वो, उनकी इकोनॉमी जो है वो
मींस डिस्ट्रॉय होगी, और इस तरह से दूसरा कोज था। तीसरा कोज हम बता सकते हैं मास प्रोडक्शन वाज देयर बट देयर वाज लैक ऑफ मास कंजप्शन। मास कंजप्शन, मास प्रोडक्शन तो हुआ, प्रोड्यूस जो है बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन उसी रेशो में, उसी प्रोपोर्शन में मास कंजप्शन नहीं हुआ। इस वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया, क्योंकि इकोनॉमिक जो सिस्टम है आपका किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, यानी कि जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कंज्यूम होना भी जरूरी है, तभी आपके पास वो पैसा आएगा और प्रॉफिट आएगा जो आपने प्रोडक्शन कॉस्ट में लगा रखा है। लेकिन ऐसा यूएस में नहीं हुआ, यूरोप की बाकी कंट्रीज में नहीं हुआ। यूएस में नहीं हुआ तो उन्होंने लोन अपना वापस मांगना शुरू कर दिया, लोन मांगना शुरू किया तो कंट्रीज की इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो खराब होने लगी, और इस तरह से ग्रेट डिप्रेशन आ गया। हालांकि अचानक नहीं आया, थोड़ा प्रोसेस जरूर था इसमें, प्रोसीजर तो 2-3 साल लगे थे, but it was the impact means the impact of great depression were very dangerous especially in Europe। क्लियर। अब आगे चलते हैं कि किस तरह से है। जब अगर हम देखें 1929 में यूएस में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, जिसको हम न्यूयॉर्क में है, हम जानते हैं, वहां पे अचानक शेयर्स बिकने स्टार्ट हो गए। और अगर एक डेटा अगर हम देखें तो ओनली ऑन 29 अक्टूबर 1929, clear, only on this day 13 million, more than 13 million shares were sold by the people। तो इस तरह से एक ही दिन में इतने बड़ी प्रोपोर्शन में शेयर्स बिकना, मतलब कि पूरी तरह से इकोनॉमिक जो है वो क्रैश हो चुकी थी, और इस तरह से ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हो गई। अब अगर इसके इंपैक्ट पे आए तो इंपैक्ट ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड द इंपैक्ट्स ऑफ ग्रेट डिप्रेशन की, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा होगा। क्लियर। सबसे बड़ा जो इंपैक्ट है वो कि इकोनॉमिक सिस्टम जो है, द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, एंड द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इंक्रीज्ड इन वेरियस कंट्रीज। क्लियर। एंड द कंट्रीज वर अंडर द डेब्ट, मतलब दे वर कंप्लीटली ट्रैप्ड इन द डेब्ट बाय द यूएस और एनी अदर कंट्रीज। तो इस तरह से कंट्रीज जो है वो कर्जे में डूबी हुई थी। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया, भूखमरी फैल गई, इकोनॉमिक सिस्टम बर्बाद हो गया इस तरह से, और एग्रीकल्चर फील्ड जो है वो सबसे ज्यादा बर्बाद होने वाला था। इसका मतलब है द वर्स्ट अफेक्ट वाज ऑन एग्रीकल्चरल फील्ड एंड द पीपल रिलेटेड टू दिस फील्ड। क्लियर। तो इस तरह से हम देख चुके हैं कि दिस वाज द ग्रेट डिप्रेशन एंड कॉजेस एंड इंपैक्ट्स। नाउ विल डिस्कस अबाउट ग्रेट डिप्रेशन इन इंडिया। The next topic is 3.5, India and the Great Depression. Due to the world's integrated economy and integrated agricultural system in the world, almost all the countries were affected by the Great Depression. ये integrated economy क्या होती है? इसका मतलब होता है कि दुनिया की सभी कंट्रीज इकोनॉमिकली इंटरकनेक्टेड होना। इट मीन्स एक कंट्री में अगर इकोनॉमिकली कुछ इंपैक्ट पड़ा तो उसका इंपैक्ट दूसरी कंट्रीज में भी पड़ेगा। तो ये तो बहुत बड़ी जो है क्राइस थी, जिसको हम इकोनॉमिक क्राइस ऑफ 1929 टू 1932 भी बोलते हैं, एंड दैट इज आल्सो नोन एज ग्रेट डिप्रेशन। तो इंडिया में इसका इंपैक्ट पड़ना बिल्कुल जो है नेचुरल था। इट वाज वेरी पॉसिबल दैट इंडियन इकोनॉमी मींस कुड बी means clashed down or destructed due to the Great Depression because it was the colony of Britain, और यूरोप से ये डायरेक्टली कनेक्टेड था। इंडिया वॉज एक्सपोर्टर एज वेल एज इंपोर्टर ऑफ द प्रोडक्ट्स। अगर हम देखें तो पुराने टाइम से इंडिया से जो टेक्सटाइल है, प्रोड्यूस्ड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस, सिल्क एटसेट्रा, ये तो जाता ही रहता था। बट अगर हम 20th सेंचुरी में आके बात करें तो इंडिया क्या बन चुका था, यहां पर आके जो एक्सपोर्टर था वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे रो कॉटन, रो जूट, क्लियर, एंड अदर रो मटेरियल्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। मतलब कि दुनिया की दूसरी जो कंट्रीज थी, यूरोप की कंट्रीज या दूसरे जो डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड यूज्ड टू इंपोर्ट द रो मटेरियल फ्रॉम इंडिया, स्पेशली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का इंडिया क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था। और इंपोर्ट किस चीज का करता था, 20th सेंचुरी में आके तो एक्सपोर्ट किसका बढ़ गया था, प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर
मैन्युफैक्चर्ड जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल मैनचेस्टर से बना हुआ सामान, इंडस्ट्रीज में बना हुआ सामान, ये इंडिया में आता था। तो इंडिया वाज द इंपोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। आपको याद रखना और ध्यान से सुननी है सारी चीजें। तो अब क्या हुआ कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट था इंडिया का ग्रेट डिप्रेशन के दौरान, ये क्या हो गया, आधा हो गया, राइट। India's trade means we can say that Indian trade became half in comparison of the pre-Great Depression period and post-Great Depression period। अगर हम 1929 का डेटा देखेंगे तो इंडिया का जितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी कि टोटल ट्रेड था उसका आधा हो गया 1934 में, राइट। तो 1928 से 1934 के बीच में इंडियन ट्रेड means remained half only, right? After that prices fell down। ये इम्पैक्ट आपको ध्यान से सुनने हैं कि इंडियन जो इकोनॉमी थी उसके ऊपर ग्रेट डिप्रेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो इसमें दूसरा इम्पैक्ट हम देख सकते हैं, प्राइसेस फेल डाउन। किसकी प्राइसेस? प्रोडक्ट्स, स्पेशली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स फेल डाउन एंड स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट व्हीट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, व्हीट की जो प्राइसेस 1928 में थी और अब वो प्राइसेस जो है 1934 में 50% तक जो है माइनस में चलेगी, यानी कि 50% तक जो है वो आधी हो गई, राइट। तो प्राइसेस फेल डाउन अप टू 50% फ्रॉम 1928 टू 1934 व्हीट प्राइसेस इन इंडिया। इसके बाद विलेजर्स वर बैडली अफेक्टेड। देखो ग्रेट डिप्रेशन का इंडिया में जो ग्रेट डिप्रेशन का इंपैक्ट था वो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया किसके ऊपर था, एग्रीकल्चरल पीपल, यानी कि दोज पीपल हु वर इन्वॉल्वड इन एग्रीकल्चर एंड स्पेशली एग्रीकल्चर वाज डन बाय द पीपल इन द विलेजेस। तो विलेजर्स जो थे वो ज्यादातर लोग क्या थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे और एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते थे। तो इसका मतलब ये है कि रूरल इंडिया में, इन रूरल एरियाज में इंडिया के अंदर ग्रेट डिप्रेशन का इंपैक्ट बहुत ज्यादा था, जबकि अर्बन एरियाज में इसका बहुत ही कम था। ऐसा क्यों था? Why the people in urban areas were less affected due to Great Depression? Because of their regular income। उनकी जो इनकम थी वो रेगुलर इनकम थी, उनमें से बहुत सारे लोग सैलरीड पर्सन थे और उनकी जो स्टेबिलिटी ऑफ इनकम जो थी उसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन का इंपैक्ट उनके ऊपर बहुत ही कम पड़ा। लेकिन फार्मर्स पे, स्पेशली पीजेंट्स एंड फार्मर्स के उनके ऊपर और बाकी जो विलेजेस थे उनके ऊपर, जो पुअर पीपल थे उन पे ग्रेट डिप्रेशन का ज्यादा इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि वो जो प्रोड्यूस कर रहे थे वो बिक नहीं पाया और जो बिका उसकी कीमतें बहुत कम हो गई, तो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा था और उनको कम मिल रहा था। इस तरह से उनकी इकोनॉमिक सिस्टम खराब हो गई। सो इन दिस वे यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। और इसकी वजह से क्या हुआ, इंडेब्टेडनेस इंक्रीज्ड। अब किसानों को अगली बार की फसल भी बोनी है। फॉर एग्जाम्पल 1929 में उन्होंने जो प्रोड्यूस किया उसकी कीमतें कम हो गई, उनके पास कम पैसा आया। अब उनको अगले साल की भी फसल जो है वो ग्रो करनी है, इसके लिए उनको फिर से पैसा चाहिए, तो दे हैड टू टेक द लोन फ्रॉम मनी लैंडर्स एंड अदर पीपल। तो इस तरह से प्रोडक्शन इतना हो नहीं रहा था और प्रोडक्शन हो रहा था तो उसकी कीमतें बहुत कम थी। अब उनको जो है एक ही रास्ता था, लोन लेना, लेकिन वो चुका नहीं पाते थे। इस तरह से दे वर ट्रैप्ड इन द डेब्ट, और ये कंडीशन कहते हैं हम इसको इंडेब्टेडनेस अमंग द पीजेंट्स continuously increased during this period। क्लियर? 1929 से और 1932 तक 3 साल तक इंडिया में बुरा हाल था, लेकिन इसका इंपैक्ट 1935 तक रहा था, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था 1935। और ये वही दौर था, इसी दौर में ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे ही 1931 में महात्मा गांधी लेड ए मूवमेंट दैट वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1931। एक और इसका इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि अब उनके पास एग्रीकल्चरल प्राइसेस फेल डाउन होने के बाद उनके पास किसी तरह के रिसोर्सेज या पैसे नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, ज्यादातर लोगों के पास जिनके पास भी प्रीशियस मेटल्स थे, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, उन्होंने अपने एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस को फिलअप करने के लिए या अपनी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, या दे हैड टू मीट द डिमांड्स, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, गोल्ड या सिल्वर को स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया। दे स्टार्टेड टू एक्सपेंड द मींस द एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, तो इस तरह से प्रीशियस मेटल जो है वो दे वर स्पेंड, और ये जो प्रीशियस मेटल्स थे कहां गए, यूरोप में गए। क्लियर?
और यूरोप में जाने की वजह से यूरोप की हालात तो धीरे धीरे सुधरती गई, लेकिन इंडिया पे इसका बैड इंपैक्ट लंबे टाइम तक रहा. सो इन दिस वीडियो we have discussed these topics. I hope that you understood all the topics, and these are easy topics. Just revise the topics by reading the PDF from the textbook. Clear? And if you have any problem, you can ask on WhatsApp and by writing in comment box. Thank you. Have a nice day.